हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भवा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक से जो राष्ट्रपति चैप्टर का हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको इस ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए, जब अनुच्छेद 52 आप पढ़ेंगे, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, तो उसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 54, ये है आपका राष्ट्रपति का चुनाव, बिल्कुल सही है। आप ना इसको एक क्रम से सबका अनुच्छेद सीरीज से पढ़ें ताकि आपको याद रहेगा। फिर अनुच्छेद 55, यह है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 60, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 60 जो है आपका राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है, ओथ से। फिर आपका है अनुच्छेद 123, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने या लगाने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। तो ए, बी और डी ये तीनों सही है, जबकि सी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। महाभियोग राष्ट्रपति पर यह अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसमें जो आप विकल्प देखेंगे, 4 विकल्प में से सी नंबर का जो विकल्प है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, यह मुख्य न्यायाधीश थे और पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया था, जो कि 20 जुलाई 1969 से 35 दिन का कार्यकाल था इनका, 24 अगस्त 1969, ठीक है। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार संभाला था। नेक्स्ट है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति। अराजनीतिज्ञ इसलिए क्योंकि उनका राष्ट्रपति बनने से पहले उनका कोई भी संबंध राजनीति से नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप इसके बारे में आप अगर पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। यह तो 11वां राष्ट्रपति थे भारत के, जो कि यह राजनीति से संबंध नहीं रखते थे। यह एक मूल रूप से यह परमाणु वैज्ञानिक थे, ठीक है, परमाणु वैज्ञानिक थे। और इनका कार्यकाल जो है 2002 से 2007 का था, ठीक है। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। 3 तरह के आपातकाल होते हैं भारत में, 3 तरह के आपातकाल लागू हो सकते हैं, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 ये आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपात। तो इसमें से राष्ट्रपति शासन जो है यह 356 के अंतर्गत आता है। इसमें राष्ट्रपति शासन की जो स्थिति होती है, इसमें राष्ट्रपति उस राज्य का प्रमुख हो जाता है, मतलब जो भी उसका सरकार का जो भी कार्यकलाप होगा वह राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्ति चली जाती है, सरकार से राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो पहली बार आपातकाल आप जानते हैं 1962 में लगा था, चीन युद्ध से। तो उसके बाद 65 में लगा था, सॉरी 65 में नहीं लगा था, 71 में लगा था, भारत पाकिस्तान युद्ध में। उसके बाद आपका 75 में लगा था, तीसरा। 3 बार ही लगा हुआ है अभी तक, तो तीसरा 1975 में लगा था। ये आपका भारत चीन युद्ध, ये आपका भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 यह पहली बार था आंतरिक अव्यवस्था के कारण, जो कि सर्वाधिक विवादास्पद भी रहा था विपक्ष के द्वारा। इसमें सरकार को आगे एक्सटेंड करने की नीति अपनाई गई थी ताकि आपातकाल लगा करके वैसा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो यहाँ पर देखिए, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, और इसका मुख्य कार्य ही वही है कि केंद्र और राज्य
दोनों के बीच वित्तीय संबंधों को बांटना या परिभाषित करना कहेंगे इसको, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसको गठित करते हैं राष्ट्रपति। इसको भी याद रखेंगे, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? यह थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 2007 से 2012। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बाद 7 से 12 था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आ गए 12 से 17, फिर 17 से अभी रामनाथ कोविंद जो कि अभी के 14 में, ये 12 हो गई, 13 में हो गए प्रणब मुखर्जी, 14 में हो गए रामनाथ कोविंद। अभी क्रम रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से, किसी भी, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे या और भी, तो उसमें से उसको 1 बार लिया गया है। ठीक है, तो यह हुआ क्रम रूप से, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो यह हो गया आपका अभी कौन सा है? 14वां है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? प्रत्येक मतलब दोनों सदन द्वारा। तो राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेगा तो उसका अनुमोदन जो है दोनों संसद द्वारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा। तो इसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इसका आप जानते हैं, इसको अदालत में चुनौती भी दिया जा सकता है। तो फिर इसको जब लागू कर देगा राष्ट्रपति, अगर लागू कर देता है तो उसको 1 माह 30 दिन के भीतर उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से उसको अनुमोदन उसका आवश्यक है। ठीक है, और पहले यह जो है 1 माह नहीं, पहले यह 2 माह था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ उसमें से इसको 2 माह से घटा करके 1 माह कर दिया उसके संसद के अनुमोदन का समय। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव में एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि कुछ ही समय के लिए रहे थे, ये थे ज्ञानी जैल सिंह। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल की 82 से 87 तक कार्यकाल था, राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि मतलब यहाँ पर कंडीशन 4 दिया हुआ है, इसमें से देखेंगे, वह स्वयं प्रत्याशी है। अगर वह स्वयं प्रत्याशी है तो भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसे राज्य का विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बहुमत अभी सिद्ध करना हो या सिद्ध है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वह जो है तभी दे सकता है, वह वोट कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो और चौथा देखिए, वह काम चलाऊ रूप से मुख्यमंत्री हो, किसी भी रूप से रहे मुख्यमंत्री तो है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा क्या है? विधान परिषद। तो उच्च सदन क्या हो गया? विधान परिषद। अगर वह विधान परिषद का सदस्य है, मतलब उच्च सदन का अगर सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। राज्यों की विधानसभा, जैसे कि इसमें राज्यों की विधानसभा में अगर आप कहेंगे तो राज्य तो हो गए सब, बाकी में दिल्ली और आपका क्या है? पांडिचेरी, यह दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका वहाँ पर विधानसभा है, इसीलिए वहाँ की विधानसभा भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, यहाँ विधान परिषद का जिक्र नहीं है, तो इसीलिए अगर विधान परिषद का सदस्य है मुख्यमंत्री तो वह वोट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? देखिए, पिछले विश्लेषण को ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, यह तीनों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, लेकिन उसका महाभियोग सिर्फ संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद में कौन कौन आ गए? संसद में लोकसभा और राज्यसभा है सिर्फ, विधानसभा तो राज्यों की विधानमंडल के अंतर्गत है। तो लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों संसद
संसद उस पर महाभियोग लगा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। इसको भी याद रखिए। तो इसके तहत जो है राज्यों की विधानसभा उसके महाभियोग का भाग नहीं है। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आप जानते हैं राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 1, 2, 3 राष्ट्रपति, ये आपका गया प्रेसिडेंट, कर दीजिए इसको, प्रेसिडेंट हो गया। और 2, 1, 3 यह हो गया आपका गवर्नर, मतलब राज्यपाल। तो यह अनुच्छेद जो है इस दोनों के तहत दोनों अध्यादेश जारी कर सकता है। यह एक विधायी अधिकार है। क्या है? यह एक विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है जिसके तहत कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो चुनाव संबंधी प्रणाली जो है राष्ट्रपति का किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से। चलिए देख लेते हैं आयरलैंड से कौन कौन सा चीज़ जो है मुख्यतः लिया गया है। 3 है मुख्यतः। एक है आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, यह आपका जिसको DPSP भी बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी प्रणाली या निर्वाचक मंडल बोलेंगे। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। तो निर्वाचक मंडल रखिए इसको, निर्वाचक मंडल। फिर अगला देखिए, तीसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, जो कि किससे संबंधित होते हैं? ये आपका साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा वगैरह, जो कि इससे संबंधित होते हैं, जो कि राजनीति से अलग होते हैं, तो उसका मनोनयन करता है। यह तीनों चीज़ जो है आयरलैंड से ली गई है, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन कौन होता है? इसका स्थापना पहले देख लीजिए। इसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और इसका क्या कार्य? मुख्यतः यह योजना का अनुमोदन करता है। जो भी राष्ट्रीय योजना होती है उसका अनुमोदन करता है। इसका सदस्य कौन कौन होता है, उसी के आधार पर हम लोग आंसर टिक करेंगे। तो उसका सदस्य होता है राज्यों का मुख्यमंत्री, ये, और होता है राज्यों का मुख्यमंत्री चाहे केंद्र शासित प्रदेश का जो भी उसका प्रशासक होगा, मतलब कि उपराज्यपाल कहेंगे उसको। केंद्र शासित प्रदेश का तो उपराज्यपाल होगा, और राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया। फिर आपका नीति आयोग का सदस्य हो गया, या कैबिनेट मंत्री, जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो उसका सदस्य होंगे, और राष्ट्र प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस हिसाब से तीनों इसके सदस्य संबंधित है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति का किसी भी तरह से इससे संबंध नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी जो भी विवाद है यह आपका सर्वोच्च न्यायालय इसका देखेगा। चुनाव संबंधित विवाद जो भी होगा इसको अनुच्छेद जो है 71 का ए के तहत राष्ट्रपति संबंधित चाहे जो भी विवाद हो टोटल सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, और उसी का जो भी मान्य होगा वो अनंतिम मान्य होगा, उस पर उसको माना ही जाएगा, अनंतिम है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह है। तो पॉकेट वीटो यह राष्ट्रपति की शक्ति है, वह चाहे तो मतलब इसका प्रयोग किसी भी अध्यादेश पर कर सकता है, किसी भी कानून पर कर सकता है जो कि उसके पास आता है। तो इसमें राष्ट्रपति जो है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जो कि 1986 के तहत उस समय के राष्ट्रपति थे कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है 1986 के तहत पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है। और अभी तक मतलब पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि इसके तहत राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को चाहे कितने दिन भी हो उसको रोक सकता है, होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होता है।
और इसको तत्काल लागू किया जाता है। तो अगर संसद नहीं चल रहा है सदन, तो उस समय यह अध्यादेश जारी किया और लागू हो गया। तो अब जब उसके बाद लागू होने के 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर जो है उस विधेयक को संसद से अनुमोदन आवश्यक है। जब तक अनुमोदन होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे। क्षमा प्रदान नहीं, यह तो विकल्प में है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या, पहला है क्षमा प्रदान करे, तो क्षमा प्रदान करना अनुच्छेद 72 के तहत है। फिर है आपका न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यह जो है विकल्प नंबर 2, यह अधिकार जो है राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरह से महाभियोग ही कहा जाए, लेकिन वह संसद के द्वारा लगाया जाता है, जिसके तहत कि राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो वह संसद का उस पर महाभियोग आवश्यक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो उसकी मर्जी पर एक ही व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है, जो कि राज्यपाल है। इसका ऐसे बताया जाता है, लिखा रहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो संसद की जो भी अगर अयोग्य संसद है उसका और उससे संबंधित विवाद है, तो उसका निपटारा कौन करेगा। इसको आप अनुच्छेद 103 जितना भी अनुच्छेद बताते हैं उसको जरूर याद रखिए। 103 के तहत संसदों की अयोग्यता संबंधी जो भी विवाद है उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति उसका फैसला करेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई। तो अभी तक में 2 राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। तो उसमें से पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे कौन, दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो आप जानते हैं कि पुनः निर्वाचन मतलब भारत में ऐसा कोई भी सीमित सीमा नहीं है कि कोई भी आदमी कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर वह राष्ट्रपति पहले रह चुका है या अभी भी है, तो वह दोबारा जो है राष्ट्रपति के लिए योग्य है। तो उससे संबंधित जो भी योग्यता है यह आपका अनुच्छेद 57 के अंतर्गत, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 57 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो इसमें क्रम से याद करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आप लोग अगर ऐसे याद नहीं होता है तो कोई अपना ट्रिक बनाइए, ट्रिक अपने से बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग भी अपने पढ़ने के दौरान या अपने से ट्रिक बनाते हैं तो उसको याद रखने में ज़्यादा सहूलियत होता है। तो अगर राष्ट्रपति को देखेंगे चौथे, तो देखिए ये क्रम से है, इसको ऐसे याद रखिए, राजेंद्र, राधा, जा, गिरी, फखनी, ज्ञानी, आर, शंकर, आर, कलाम। यहाँ तक ये अपना मेरा ट्रिक है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना बनाइए। तो देखिए, राजेंद्र, राधा, जा, गिरी, फखनी, ज्ञानी, आर, शंकर, आर, कलाम। इसमें देखिए चौथा में क्या आ गया, गिरी, बीवी गिरी। इसका आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना ट्रिक बना करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। अंतिम प्रश्न है। तो वित्तीय आपात जो है यह आपको अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो यह जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। वित्तीय आपात की कब तक लागू रहेगा, इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है संविधान में।
तो चलिए दोस्तों, हमने 25 प्रश्न का आंसर कर लिया और विश्लेषण भी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसका पॉइंट भी बिल्कुल नोट कर लीजिए जो भी बताया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।